हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है 25 क्वेश्चन सीरीज, जो हर डिफरेंट टॉपिक्स के होंगे। ये क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते होंगे। तो इससे क्या होगा कि 25 क्वेश्चन से आपको एक प्रैक्टिस होगी और एक 25 क्वेश्चन बनाने का आपका टाइम टेबल पता चलेगा कितने क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं। 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हम टच कर पा रहे हैं। ठीक है, आप पहले बनाओ इस क्वेश्चन को। ये अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बने तो मैं सोल्यूशन तो दे रहा हूँ, उससे देखकर आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे जो पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, और नहीं तो उस टॉपिक के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ठीक है, चलो तो आज से स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन के सीरीज। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो देखिए बोर्ड पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है अरुण ने 20% लाभ पर अपने कंप्यूटर का मूल्य अंकित करता है और उन्हें 15% छूट पर बेच देता है। तो अरुण की प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का खेला है। ठीक है, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सीधा सिंपल लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, तीनों का रिलेशन इस क्वेश्चन में है। तो देखो अगर हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, 100 पे इसलिए लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बनाने में हमें आसानी होगी और कैलकुलेशन आसान पड़ेगा, इसलिए हम 100 को लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम 100 अगर मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, तो अरुण क्या कर रहा है, 20% क्या कर रहा है, वो मार्क कर रहा है एक्स्ट्रा। यही ना कह रहा है क्वेश्चन में, 20% मार्क कर रहा है एक्स्ट्रा, मतलब 100 का 20% तो 20 रुपया, 20 और 100 120। अब कहेगा कि जो मार्केट प्राइस है, जो अंकित मूल्य है, उसे 15% का छूट दे रहा है, मतलब इस पे क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 15%। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 100 बराबर 120 है, 100% है, सॉरी 100 बराबर नहीं, 100% बराबर 120 है। 1% बराबर कितना हो गया, 120/100। ठीक है, तो जब 15% का डिस्काउंट देगा, 100 था, 15% का डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना, 85%। तो मेरा 85% कितना आ जाएगा, 120/100 गुने 85, यही होगा ना। कैलकुलेट करके हमने आंसर निकालते कितना आ रहा है, 6 आ जाएगा, इधर इधर 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो इधर हो जाएगा 17 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 102। तो देखो जब हम इसको 15% डिस्काउंट दिए इस पे 120 पर, तो कितना पे वो बेच रहा है, 102 पर, 102 पर बेच रहा है। तो 102 पे बेचने पे उससे कितना प्रॉफिट होगा, यही क्वेश्चन है। तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 100 में से 102 में से 100 माइनस करेंगे तो 2 रुपए निकलेगा। 100 रुपए कॉस्ट प्राइस था बटे 100, 100 से 100 गया तो बचा कितना, 2%। मतलब मेरा यहाँ पे क्या, इतना कितना परसेंट आ रहा है प्रॉफिट, तो 2% का प्रॉफिट आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा मेरा बी। समझे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, ए और बी के रिलेशन में है, ए और बी। ए का जो है बी से 50% ज्यादा है, तो हम मान लेते हैं कि ए का जो सैलरी है 100 है। ठीक है, तो बी का जो सैलरी है 100 है, तो ए का सैलरी कितना हो जाएगा, 50 ज्यादा, 50% ज्यादा कितना हो जाएगा, इसका 50 मतलब 100 का 50% 50 हो गया, 50 और 100 150। तो पूछ रहा है कि बी जो है, बी का जो सैलरी ए से कितना कम प्रतिशत में है। तो देखो कम कितना है, 50 ही कम है ना। तो 50 किसमें, किससे कम है, तो ए से ना बोल रहा है, तो ए का लिखेंगे पहले नीचे गुने 100, कट गया 3 बार में, तो 100/3%, तो कितना लिख सकते, 33, 1/3%। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेडर अलाउ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 15%। कहने मतलब दो, एक विक्रेता किसी सामान पे बेचने समय 2 क्रमिक छूट दे रहा, क्या है, 30% का और 15% का। तो यदि कोई इसे 476 रुपये में प्राप्त करता है तो अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए अंकित मूल्य पूछ रहा है,
मार्केट प्राइस। जब अगर टू सब्सिट्यूट डिस्काउंट हो तो हम कैसे निकालते हैं? तो देखो हम लोग दोनों का डिस्काउंट को जोड़ देते हैं और माइनस कर देते हैं दोनों का डिस्काउंट का प्रोडक्ट बाई 100 से। तो देखो कितना आ जाएगा 45 माइनस, इनको करेंगे कैंसिल और 5 2 जा और 5 3 जा, 3 3 जा 9/2 तो 4.5 आ जाएगा भाई। तो देखो अब इसे माइनस करेंगे तो 40.5 आ जाएगा। ये क्या है? ये मतलब मेरा रिजल्टेंट डिस्काउंट है, इतना हमें डिस्काउंट मिला है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि हमें मार्केट प्राइस निकालो, तो डिस्काउंट मार्केट प्राइस निकालो और दिया क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट ही होता है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, जब इतना % का डिस्काउंट मिला है तो हम इसमें 100 से माइनस कर देंगे 40.5, तो मेरा आ जाएगा 59.5% प्रतिशत इतना आएगा। अब इस किसके बराबर? तो 476 के बराबर है। 1% कितना बराबर हो गया? 476/59.5। अब हमें निकालना क्या है? मार्केट प्राइस, तो 100% का निकाल देते हैं। 100% बराबर 476/59। अब देखो ये पॉइंट को ऊपर ले जाते हैं, तो 5 रहने देते, इंटू 10 ऊपर कर दी, इंटू 100% निकाल रहे 100। अब देखो 5 से 20 बार में कट जाएगा, 5 1 जा 5 1 जा 5 7 जा 35, ये पूरा 5 9 जा 45। अब ये पूरा कट जाएगा तुम्हारा 4 बार में, तो 4 2 जा 8 और 1 2 0 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 पे 2 0, तो मेरा मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा? 800, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या कह रहा है, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज से ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 63 के बराबर होगा। देखो कब होगा? तो जब अगर इस तरह क्वेश्चन तुम डायरेक्ट लेते हैं, कब? अगर मान लो मेरा CI माइनस SI दिया हो, ठीक है, CI माइनस SI का अंतर दिया हो, दूसरा मेरा रेट दिया हो, ठीक है, रेट दिया हो गिवन, और मेरा क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हो। मतलब अगर ये 3 चीज दिए हुए हैं और हमको प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो हम लोग क्या लगाते हैं फॉर्मूला? PR/100 T, ठीक है। याद रखना हमेशा टाइम 2 साल के लिए ही रहे तो ही हो जाए। ये क्वेश्चन तो 2 साल में रहेगा, तो ये ट्रिक आप लगाना, ठीक है। क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा बाई CI माइनस SI। तो देखो यहाँ हम वही करेंगे, हम P दिया हुआ 5% रेट 100, ठीक है, ये दिया हुआ किसके बराबर? 63 के बराबर। तो देखो 5 से कट जाएगा 20 E बाई, अब देखो 2 का पावर 20 का पावर 2 है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 20 तो 400 हो जाएगा, बराबर 63। P बराबर 63 गुने 400 करेंगे मल्टीप्लाई, 4 × 12 6 6 24 और 1 25, इस पर डबल 0, तो मेरा अमाउंट कितने क्या हो जाएगा? राशि प्रिंसिपल तो हो जाएगा मेरा 25,200, तो आंसर हो जाएगा मेरा C। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, ये जब 2 साल का रहे तो ही, अगर अंतर दिया हो तो ही लगाइएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? 720 मिलीलीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इनमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में एक अनुपात 7:3 का हो जाए। देखो एक अनुपात दिया हुआ है 7 और 2 का, जिसमें मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि हमें 7 और 3 का अनुपात बनाना है, कब? जब हम वाटर इसमें मिलाते हैं, पानी अगर हम मिलाएं तो 7 और 3 का अनुपात में चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 7 to 9, इन दोनों का मिश्रण का मतलब मान इतना मिलीलीटर है, दोनों का मिलाकर 7 to 9 मिलीलीटर है। एक चीज समझो, यहाँ तो पानी का चेंज हो रहा है ना, वाटर तो सेम ही, सॉरी पानी चेंज हो रहा है, मिल्क मतलब दूध तो सेम ही है, दूध का क्वांटिटी सेम चेंज नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं? दूध का क्वांटिटी से हेल्प लेते हैं। तो देखो यहाँ 7 2 9 हुआ, तो ये कितने के बराबर होगा? 9 के बराबर होगा, 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 81, ठीक है। अब 81 है, ये कितना 1 के बराबर, 7 के बराबर कितना हो जाएगा? 7 × 81 मेरा हो जाएगा 7 में 7
7 8 जा 56, इतना हो जाएगा। तो देखो ये जब 7 के बराबर इतना है तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा 81 इंटू 3 243, ये आ जाएगा मिलीलीटर। ठीक है, और पहले से मेरा था 81 मल्टीप्लाई कर दो तो 162, मेरा इतना था और इतना हो गया 243, जब पानी मिलाए तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 162 का 81 आ जा रहा। तो हमें क्या करना होगा 81 वाटर का हमें मिलीलीटर ऐड करना होगा, जिससे क्या होगा हमारा जो अनुपात 7:2 का है वो 7:3 में चेंज हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रेशियो का दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 3 और 4 और 7। ठीक है, वैल्यू पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी और सी, मतलब रेशियो पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी को तीनों को जोड़ दीजिए, उसका रेशियो सी के साथ निकाल दीजिए। तो देखो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 4 7 7 4 7 7 14, ये 14 हो गया रेशियो। पहले से सी कितना है 7 है, तो यहाँ काट देंगे 2 से, तो 2 7 से, तो 2 7 2 14 और 7 1 7, तो 2:1 आंसर हो गया मेरा। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा मेरा, इसका आंसर इसका ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि मिस्टर दत्ता अपने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्ति लाभ को असंत डाकघर में और असंत बैंक में क्रमशः 10% और 6% के ब्याज पर जमा करते हैं। यदि उनकी मासिक ब्याज मतलब मंथली आय 2000 है, तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि का कितना अंतर होगा। देखो किसी के पास 3 लाख रुपए थे, मतलब रिटायरमेंट मिले थे, 3 लाख रुपए मिले थे ना। ठीक है, उसको क्या किया उसने कि उसने पोस्ट ऑफिस में ऐड कुछ पैसे डाले, कुछ बैंक में। पोस्ट ऑफिस के जो थे वो थे 10% के रेट से, और इसके बैंक के 6%, यही कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि 2000 रुपये इन्हें, मतलब 3 लाख के जो है वो 2000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं। ठीक है, 2000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं। सॉरी यहाँ ना लिखते हुए क्वेश्चन है वहां पे, देखो 2000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो पूरा साल का मिल जाएगा, तो 12 दूनी 24,000 रुपये इनके इंटरेस्ट मिल रहे हैं 3 लाख पर, दोनों को मिलाकर, पोस्ट ऑफिस का और बैंक का। तो बताओ कि अगर हम जनरल इंटरेस्ट रेट निकाल लें 3 लाख पे 24,000 कितना हो रहा है, तो देखो कितना आता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 24,000 है ना, सॉरी 5, देखो कितना आ जाएगा 3 से ये 8 कट जाएगा, 8% आ रहा रिजल्ट है। मतलब अगर 24,000 अगर देखते हैं तो 3 लाख में कितना प्रतिशत हो गया 8%। तो देखो अब यहाँ अगर मेरा 10% था, 6% बैंक का था और 8% में रिजल्टेंट है, तो मेरा इन सबका अगर देखते हैं तो क्या होगा रेशियो में, तो आएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2% का आ रहा है, मतलब दोनों में अंतर 0 का है। ठीक है, दोनों में कहने मतलब 2% इसका इंटरेस्ट, इसका 2% इसका इंटरेस्ट, तो दोनों का इंटरेस्ट बराबर आ रहा है। मतलब कहने वाले जो 10 इसका जो आ रहा है सेम, इसका भी सेम आ रहा है, तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, नील होगा। जो नील होगा क्यों, क्योंकि दोनों का जो अमाउंट है, जो ये इस पे और बैंक में, मतलब पोस्ट ऑफिस और बैंक में लोग ने बराबर पैसे डाले हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया है, सेम ही जो अभी मैंने अभी क्वेश्चन बताया है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस प्रोसेस वही है। आप कोशिश करोगे तो बन जाएगा। तो एक बार प्लीज वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, उसके बाद मैं बता ही रहा हूँ। तो क्या कह रहा है, प्रकाश 20,000 के में से कुछ राशि 8% साधारण ब्याज पे और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है।
एक वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की आय होती है, एक वर्ष बाद, पहले ही बता दे रहे हैं। तो 8% की दी गई राशि बताइए। तो देखो इसके पास 20,000 रुपये थे, ठीक है। उसने क्या किया कि कुछ पैसे 8% के रेट पे और कुछ 4/3% के रेट पे वो डाले, कुछ पैसे। तो इसका जो मतलब इनकम हो रहा है ईयरली वो 800 हो रहा है। देखो फिर मैंने वही किया जो पिछले वीडियो में किया था कि मैंने 24,000 का 3 लाख पे निकाला था ना, कितना प्रतिशत है। तो उसी तरह 800 का 20,000 पे हम निकालेंगे कि कितना प्रतिशत हो रहा है। 1 2 1 2 1 2 1 2 गया से यहाँ 4 से कट जाएगा, मतलब 2 से 4 बार में कट जाएगा। तो ये 800 जो है 4% निकल रहा है, तो 4% लिख देंगे। तो देखो अगर इनका हम निकालते हैं कितना आ जाएगा, इसको अगर माइनस करेंगे तो 4 × 12 8/3, और अगर इसका निकालते हैं 4, तो यहाँ से 4 से कट जाएगा 2 बार में, तो 2:3 आ रहा। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 800 की आय, 800 जो 8% वाले का बताइए कि क्या होगा। 800% मतलब 800 जो हमने 8% का जो मैंने राशि लगाई है उसका वैल्यू पूछा है। तो देखो दोनों का मिलकर कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितना 20,000, 1 बराबर 400, सॉरी 1 बराबर 4,000, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का ही पूछा ना, क्योंकि 8% का 2 लिख रहा है, तो 2 का हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा 8,000। ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए मैन बैरो ₹21,000 at 10% compound interest. How much has he to pay annually at the end of each year to settle his loan in 2 years? 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे 21,000 रुपये ऋण लेता है कोई आदमी, तो वो चाहता है कि हर वर्ष वो बराबर पैसे बांटे 2 साल के लिए, जिससे वो क्या हो कि उसका पूरा पैसा का भुगतान हो जाए। तो देखो इसका मैंने बताया था इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन, मैं एक पिछले वीडियो में बहुत अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि इक्वल इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो रेट है उसको लेते हैं, 10% दिया हुआ उसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये 10% एक साल में इंटरेस्ट लेके 11 हो गया, फिर उसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं 10 को, और इसे भी स्क्वायर कर देते हैं, तो 11 करेंगे तो 121 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। ये फर्स्ट है, ये दूसरा है, मतलब ये पहला साल है और ये दूसरा साल। हम लोग इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना, तो इंस्टॉलमेंट यही है, तो हमें इक्वल करना है ना, इक्वल देना है ना, तो ये तो 121 है और ये 11 है, तो हम इसे इक्वल करते हैं। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 हो जाएगा, ठीक है। 11 से इसको मल्टीप्लाई तो इसके भी करेंगे, तो देखो ये तो 121 हो गया, ये ऑलरेडी 121 है, इसको करेंगे तो 1010 हो जाएगा, इसको 110 हो जाएगा। तो देखो ये टोटल कितना हो रहा है 210, और यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे टोटल हो जाएगा, इसको निकालने की जरूरत नहीं, फिर भी देख लो 242। तो देखो ये जो है वही हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना था, बोरो कितना किए थे 21,000 रुपये, ठीक है, 21,000 रुपये बोरो किया था, तो एक का कितना हो जाएगा 100। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है कि हम हर साल कितना भरेंगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट इतना ही ना है 121, तो 121 × 100 कर देंगे, क्योंकि एक का बराबर कितना है 100 है, तो 121 के बराबर कितना हो जाएगा 21,100। ये मेरा इक्वल इंस्टॉलमेंट का तरीका निकालने का, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा बी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ क्या कह रहा है, 75 लीटर के वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2 और 1 है, ठीक है। मिश्रण में कितना और पानी मिलाएंगे कि दूध और पानी का अनुपात 1 और 2 हो जाए। देखिए अभी जस्ट क्वेश्चन हम लोग बनाए थे इसी तरह का, फिर आ गया क्वेश्चन। तो देखिए कहने का मतलब फिर से मिल्क एंड वाटर है, ठीक है, उसका 2:1 रेशियो में दिया हुआ है, और दोनों का मिलाकर मेरा दिया हुआ है 75 लीटर, ठीक है। 75 लीटर मतलब इस मिश्रण का जो टोटल अमाउंट है वो 75 लीटर है, तो 2 और 1 3 हो गया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 3 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 25 बार में कट जाएगा, तो 25 लीटर, ठीक है। पूछ रहा है कि पानी कितना मिलाएंगे, तो देखो अगर यहाँ देख रहे हो तो 1 का 25 है, तो यहाँ
2 का 50 और ये 25। पानी कितना मिला है कि क्या हो जाए अनुपात 1 और 2 हो जाए। तो देखो ये तो दूध तो सेम है ना, दूध का क्वांटिटी तो चेंज नहीं हो रहा, तो 1 के बराबर 50 है तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे हमें क्या होगा, पानी 100 रखना होगा और दूध तो 50 पहले से है। तो देखो मेरे पास 25 था क्या पानी, अब 100 हो गया, कितना का अंतर है, 75 का, तो हमें 75 लीटर ही हमें ऐड करना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से आ गया आपका रेशियो क्वेश्चन। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर दिया हुआ 7:3:5। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी रेशियो 2a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी क्या है, 7 3 10 5 15। ठीक है, 2a मतलब 7 दूनी 14 प्लस b मतलब 3 माइनस सी माइनस 5। तो 14 3 17 माइनस 5 हो गया तुम्हारा, ये आंसर आ गया 12 अनुपात, इधर पहले 15 था, 15 अनुपात 12, 3 से कट जाएगा 5 बार में, 3 से कट जाएगा 4 बार में, तो 5 अनुपात 4 मेरा ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करें तो शेष कार्य सी के द्वारा 3 दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो अंततः सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो क्या बोल रहा है, ए जो है और बी वो अलग जो काम करेंगे तो 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा और बी जो है 20 दिन में कर लेगा। तो देखो अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 60 हो जाएगा, तो इनका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 इफिशियंसी, इसका हो जाएगा 3, ए का इफिशियंसी 5 और बी का 3। तो बोल रहा है कि ए और बी जो है दोनों मिलकर 5 दिन काम कर रहा है। 5 दिन अगर काम करता है तो दोनों का इफिशियंसी अगर हम जोड़ें तो 5 3 8 हो रहा है। 8 के इफिशियंसी से वो 5 दिन कितना काम कर लेगा, तो 8 5 40 यूनिट काम कर लेगा वो। ठीक है, अब 40 यूनिट काम कर लिया तो जो 60 यूनिट टोटल काम था तो उसमें से माइनस कर देते हैं, तो मेरा जो शेष काम बचा है वो निकल जाएगा, तो 20 काम बच गया। अब 20 काम को वो क्या कह रहा है, सी जो है वो 3 दिन में कर ले रहा है। तो 3 दिन में जब करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका इफिशियंसी, कहने का मतलब 3 दिन में ये 20 काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना होगा 20/3, तो इसका ये 1 दिन का इफिशियंसी होगा। तो ये हो गया इफिशियंसी। अब इफिशियंसी निकल गया इसका 20/3, तो बोल रहा है कि अगर सी वो पूरा 60 काम 20/3 की इफिशियंसी से कितने दिन में कर लेगा, तो 3 ऊपर चल जाएगा, तो 60 × 3 डिवाइडेड बाई 20 से कट गया 60 3 बार में, तो 3 या 9 दिन में वो काम खत्म कर लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, फिर से देखिए उस तरह क्वेश्चन आ गया पाइप एंड सिस्टम का। क्या कह रहा है कि पाइप ए एक खाली टंकी को 4 घंटे में और पाइप बी 6 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप को बराबरी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है और पाइप ए द्वारा शुरू किया जाता है तो टैंक कितने समय में भरेगा। तो देखो यहाँ भी अलग अलग काम दिया हुआ है। ए जो है पाइप वो 4 घंटे में किसी टंकी को फुल कर देता है और बी जो है 6 घंटे में। तो दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो 12 आता है और इसका 2 हो जाता है, इसका 3 हो जाता है और इसका 2 हो जाता है। ठीक है, एलसीएम करेंगे तो इसकी इफिशियंसी 3 और इसकी इफिशियंसी 2। अगर ये 2 की इफिशियंसी से हर दिन 2-2 भरता है तो 6 दिन 6 दूनी 12 ये टोटल भर देगा यूनिट। ये 3 की इफिशियंसी से करता है तो 3 दिन हर दिन 3 यूनिट भरेगा, तो 4 × 12 4 दिन वो 12 यूनिट भर देगा। यही कह रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ए है और बी है ये इस तरह खोला जा रहा है कि पहले शुरू दिन फर्स्ट दिन ये ए खोला, फिर दूसरा ये बी, फिर तीसरा ए, फिर चौथा बी, इस तरह वो मतलब 1-1 दिन लगा मतलब इंटरवल पे खोला जा रहा है कि पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी।
तो देखो अगर हम देखें तो ए फर्स्ट दिन कितना किया, 3 यूनिट काम भरा, बी कितना किया दूसरे दिन 2 यूनिट। अगर हम 2 दिन में 2 डेज में कितना यूनिट हो रहा, 5 यूनिट पानी भर ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 दिन में 5 यूनिट हमें निकालना कितना है 12, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 और यहाँ 2 भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10। तो ये दोनों मिलकर 4 दिन में 10 यूनिट कर रहा है। तो देखो ए किया बी किया, ए किया बी किया, खत्म। फिर ए आएगा, अब ए आएगा तो कितना है, ये 1 दिन में 3 यूनिट भरता है और हमें तो 2 ही यूनिट का काम है ना, 12 है तो 10 तो हो गया है, तो 12 में 2 ही कम हो रहा है। यहाँ 1 दिन में 3 यूनिट, 1 यूनिट कितने दिन में, कितने टाइम में, 1/3, तो 2 यूनिट 2/3। तो देखो ये तुम्हारा कितना था 2 2 4 प्लस 2/3 दिन, तो हो गया तुम्हारा 4 2/3 दिन में वो पूरी टंकी को भर देगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कह रहा है, विपरीत दिशा में आती 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 160 मीटर है, ठीक है, वो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती। यदि रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है तो उनकी चाल का अनुपात ज्ञात करें। देखो रेलगाड़ी ना T1 और T2 2 ट्रेन है, इनकी लंबाई दोनों की बराबर दी हुई 160 और 160, ठीक है। अब कह क्या रहा है कि दोनों का जो स्पीड का अनुपात निकालो, दोनों का स्पीड का अनुपात निकालो। कैसे निकालोगे, तो देखो पहला कंडीशन दे रहा है कि ये एक दूसरे की तरफ चलती है और वो दोनों 9 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो देखो जब हम अगर ये इधर से चल रही है और ये इधर से चल रही है, दोनों एक दूसरे के चलेगा तो दोनों का लेंथ जोड़ेंगे और दोनों का स्पीड भी जोड़ेंगे, तो स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। देखो 332 बाई S1 प्लस S2 बराबर 9, तो S1 प्लस S2 बराबर 320 बाई 9। ये हो गया दोनों का स्पीड का जोड़। अब बोल रहा है क्या कि एक कोई ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म 200 मीटर का है, वो उसे कितने सेकंड में पार कर जा रहा है, तो 27 सेकंड में। तो मान लो स्पीड S1 के साथ वो कितने सेकंड में, 27 सेकंड में। तो S1 का स्पीड कितना आ जाएगा 360 बाई 27। ये दोनों को जोड़ देंगे, इससे डिवाइड कर दी इधर और S1 को इधर लेंगे। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बाई 9। अभी हम यही रहने देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, स्पीड किसका आ रहा है, एक किसी ट्रेन का, दोनों का ट्रेन का अनुपात बोला है। तो देखो दोनों का जोड़ तो इतना दिया हुआ है, पहले का एक का निकल गया तो दूसरे का निकाल देंगे, दूसरे का निकल जाएगा 320 बाई 9 माइनस S1 इधर आएगा तो माइनस, और S1 का पुट कर देंगे वैल्यू, तो ये आ गया तुम्हारा 200 बाई 9 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों का अनुपात पूछा है, तो देखो पहले का अनुपात कितना है, पहले का स्पीड है 120 बाई 9, अनुपात 200 बाई 9। तो देखो 9 कैंसिल, ये कैंसिल, 4 से करेंगे तो ये 3 बार में, 4 से करेंगे तो ये 5 बार में, तो 3 बाई 5 ये रेशियो, ठीक है। आइए क्या आंसर इसका हो जाएगा 3/5 हमारा बी आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, एक नदी की पानी 4 किलोमीटर प्रति घंटे के दर से बह रही है। यदि नदी की चौड़ाई और गहराई का क्रमशः 8 मीटर और 4 मीटर है तो 15 मिनट में कितना पानी समुद्र में प्रवेश करेगा। देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप इसको थोड़ा सा समझो। क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक पानी की जो लहर है उसका स्पीड दे दिया। स्पीड कैसे दिया कि वो जो है ना वो 4 किलोमीटर जो है 1 घंटे में बह रही है, मतलब 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर बह जा रही है। तो देखो 4 किलोमीटर 1 घंटे में, तो अगर 1 घंटे का अगर हम देखें कितना लंबाई हो जाएगा, वो कितना दूरी तय करेगी, तो 4 घंटे में 1 घंटे में 400 मीटर चलेगी, सॉरी 4000 मीटर चलेगी। 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको अगर मीटर में कहेंगे तो कितना आएगा 4000 मीटर।
अब देखो ये तो ऊपरी लहर है, अब इसकी गहराई भी बोल रहा है भाई, गहराई जो है ना, एक सेकंड थोड़ा सा फिगर मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है, ये कर लेते हैं। कुछ इस तरह का होगा, क्यूबॉइड का फॉर्म आएगा। तो देखो एक सेकंड यार, मेरा थोड़ा काफी खराब हैंडराइटिंग है, मैं क्यूबॉइड का फॉर्म ही बना लेता हूँ। ये हो गया, देखो ये हो गया हमारा 400 मीटर, 4000 मीटर ये लंबाई, ठीक है, क्योंकि वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल रही है, 4 किलोमीटर पानी। ये इसकी होगी गहराई, गहराई कितना दिया हुआ है, गहराई दिया हुआ है मेरा 4 मीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई, ये पानी की जो चौड़ाई है वो दिया हुआ 8 मीटर। अब पूछ रहा है कि जो इतनी स्पीड में चल रही है तो कितना पानी समुद्र में गिराएगी, इस तरह जाएगी समुद्र में कितना पानी गिराएगी, यही पूछ रहा है। तो देखो क्या ये क्यूबॉइड का फॉर्म नहीं हो रहा, तो वॉल्यूम निकाल देंगे हम। क्यूबॉइड का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 4000 गुने 8 गुने 4। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 4 32 और 8 से करेंगे तो एक बार एक स्टेप लिख ही लेते हैं, 8 चौक 32 इंटू 4000, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दिया 12 मीटर क्यूब। तो देखो इतना पानी वो क्या करेगा, वो समुद्र में गिराएगा, कब, अभी नहीं, वो 1 घंटे में। पर प्रश्न यहाँ क्या बोल रहा है कि 15 मिनट में, तो कहने वाला 60 मिनट में ये क्या कर रहा है, इतना पानी गिरा रहा है, 1,28,000 मीटर क्यूब, ठीक है। अब बोल रहा है कि हमें 15 मिनट में निकालना है, तो 15 मिनट में क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर दो, इसे भी 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 32,000 मीटर क्यूब वो 15 मिनट में समुद्र में गिराएगा। 32,000 क्यूब 15 मिनट में कराएगा। देखो ये जो पूरा निकला है वो 1 घंटे का निकला है, 1 घंटे का तो क्वेश्चन पूछा नहीं है, 15 मिनट का पूछा। तो 15 मिनट का कैसे निकालेंगे, 60 मिनट बराबर टोटल जितना निकाला डिवाइडेड बाई कर देंगे 60 को 4 से, तो 15 मिनट आ जाएगा। 15 मिनट, तो इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 32,000 मीटर क्यूब पानी हमारे समुद्र में गिरेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझे, थोड़ा वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हो क्या मैंने किया, बैक करके। आइए देखो, find the fill in the smallest digit that will make the number divisible by 9। कहने को एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, पूछ रहा है इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट भरी है, जिससे क्या हो कि पूरा नंबर क्या हो 9 से डिवाइड हो जाए, यही क्वेश्चन है ना। अब देखो हमें 9 से डिविजिबिलिटी का कंडीशन पता होना चाहिए, डिवाइड कब हो सकता है कोई नंबर। तो अब जब अगर कोई नंबर दिया हो और उसके पूरे डिजिट को अगर हम जोड़ दें, जैसे हम इसको जोड़ते हैं 9 3 12, 12 8 20, 20 और 11 31, 31 और 2 33, 33 और 9 42, 42 और 6 4 46, ये नंबर आया, प्लस वो नंबर अभी जो रखेंगे वो, ठीक है। कहने का मतलब अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा, जब उसका पूरा डिजिट को अगर हम जोड़ दें और जो नंबर आएगा वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए, तो वो दिया हुआ नंबर क्या होगा, वो 9 से डिविजिबल होगा। तो देखो 46 तो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसमें कितना नंबर रखेंगे स्मॉलेस्ट कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए जोड़ने के बाद। तो देखो 46 के बाद कौन सा नंबर, 45 के बाद 54 आता है ना, 54 जो 6 बार में 9 से कट जाता है। तो देखो कितना कम है, दोनों में अंतर है 8 का। कहने वाला हम अगर यहाँ पे 8 रखते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा, जो 9 से कटता है 6 बार में, जब ये नंबर 6 बार में कट जाएगा तो ये पूरा भी नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा आंसर मेरा 8। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें किसका, 2 गुने 3 का पावर n प्लस 4 माइनस 9 गुने 3 का पावर m
पूरा किससे डिवाइडेड हो रहा है, तो 3 का पावर n प्लस 2 यही बोल रहा है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 का पावर n प्लस 2, बेस को सेपरेट कर दिए, माइनस 3 का पावर 2 लिख सकते हैं 9 को, 3 3 जा 9 होता है, मल्टीप्लाई 3 का पावर n बाई 3 का पावर n प्लस 2 पहले से नीचे में है। अब देखो इसका बेस सेम है तो पावर को जब हम डिवाइड करते हैं तो माइनस होता है, 2 इंटू 3 का पावर n प्लस 4 माइनस n माइनस 2 हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 3 का पावर n प्लस 2 हो जाएगा। जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जुड़ जाता है, 3 का पावर n पहले से नीचे में था n प्लस 2, ये कट गया 1 बार में। अब देखो यहाँ से n गया और 4 में से 2 गया तो 2 बचा, तो मेरा क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 का पावर 2 बचेगा माइनस 1 जो ये कटने के बाद आया। तो देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 माइनस 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा 17। तो जो मेरा इसका मान हो रहा है वो 17 आ रहा है, जो ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये ज्योमेट्री क्वेश्चन है, सर्किल से रिलेटेड है। देखो क्या कह रहा है कि जो ओ एक केंद्र वाले वृत्त पे में ए बी एक वृत्त का व्यास है, यदि एंगल ए ओ ई 150 है, डी ए ओ 51 है, तब सी बी ई का मान ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम से ही मेरा आंसर आ जाएगा अगर ट्राई करें तो। ठीक है, ये हमारा डायमीटर जो है वो आगे बढ़ के इस कोड से आगे बढ़ते हुए मिल गया है, यही क्वेश्चन में दिख रहा है कुछ, ये हो गया यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से वो मिला हुआ है, ये भी मीनिंग है इसका, ए हो गया यहाँ पे 0 O B C, ये डी और ये ई, यही तो क्वेश्चन है। मान दिया हुआ है इसका 150 दिया हुआ है, इसका 51 दिया हुआ है और इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखो अब यहाँ देखिए, अगर देख रहे हो तो यहाँ पे आसानी तरीके से बन सकता है, बस डायग्राम को ध्यान समझना। अगर ये 150 है तो ये दोनों का एंगल मिला के कितना होता है, लीनियर एंगल है ना, लीनियर एंगल, तो लीनियर एंगल होगा स्ट्रेट लाइन का, तो ये हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, क्योंकि ये 150 है तो ये 30 होगा, तभी ना दोनों को मिलाकर 180 होगा, तो ये हो गया 30 डिग्री। अब एक और चीज समझो, ये अगर सर्किल में देख रहे हैं तो ये हमारा रेडियस है और ये भी हमारा रेडियस है, जब दोनों लेंथ बराबर है दोनों का तो ये आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा, और जब आइसोसेलिस ट्रायंगल है ये जब बराबर है तो ये एंगल भी इसका जो होगा एक दूसरे के साथ बराबर होगा। तो जब ये 30 है और तीनों का एंगल 180 होता है, 30 है और दो एंगल सेम है, मान लो एंगल बी रख देते हैं, कहीं ए बी और सेम है ट्रायंगल में, तो 180 हो रहा है, तो एंगल बी कितना आ जाएगा, 180 में से 30 गया तो कितना बचा 150 और डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया, ये आ गया 75 बार में, एंगल बी कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ये 75 आ गया तो ये एंगल निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 105, तभी ना दोनों को मिला के क्या होगा 180 होगा, तो मेरा आंसर कितना आ जा रहा है 105, तो मेरा आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन डायग्राम से ही बन जाते हैं अगर आप अच्छे से डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, 12 लोगों में पहले 11 लोगों की औसत दिया हुआ है 95, टोटल 12 लोग हैं जिसमें 11 लोग का दिया हुआ है 95 एवरेज। तो देखो 11 लोग का वेट कितना हो जाएगा, 95 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 को तो आ जाएगा हमारा 5 4 और ये टोटल वेट हो गया 11 लोगों का। पूछ रहा है कि 12वां जो व्यक्ति है उसका वजन क्या है, 12 लोगों का औसत से 33 किलोग्राम ज्यादा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो टोटल मतलब सब 12 लोग हैं, जो मैन जो है टोटल 12 है, उनका औसत 12 से डिवाइड करें तब आएगा, उसका औसत से वो क्या है, वो तुम्हारा 33 ज्यादा है। कौन सा, वो अगर यहाँ M12 ना लिख कर लिख दे, टोटल 12 लोगों का वेट है को 12 से डिवाइड करेंगे तो मेरा औसत आ जाएगा। ये औसत से 33 ज्यादा है किसका, ये 12th मैन का, जो 12वां मैन है,
तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, हमारा 11 लोग का तो पता है, 11 लोग का कितना है, प्लस ये जो 12वां आदमी है उसका डिवाइडेड बाई 12 प्लस 33 बराबर ये 12 का वेट, 12वां व्यक्ति का वेट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अगर देख रहे हो तो कितना आ जाएगा, देखो 33 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 12 को, तो 12 से मल्टीप्लाई करना, सीधा मल्टीप्लाई करो, 1045 प्लस 12 मेन प्लस 12 से करेंगे तो 12 36, 12 36 और 3 39 बराबर इधर 12 मेन से मल्टीप्लाई। तो देखो ये एक मेन इधर जाएगा तो 11 मेन बच जाएगा, 12 में से 1 गया तो। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 5 11, 9 4 13, 13 और 1 14, और यहाँ से 14 हो गया, और यहाँ से हो गया 3 और 1 4 और ये 1। अब 11 से काटेंगे तो 1 33 और 1, मतलब ये 12वां व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा, 131 ग्राम, 131 केजी हो जाएगा। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, समझाने के लिए समय ले रहा हूँ। देखो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 21 and 84. If the ratio of two number is 1:4, then the larger number of two number is, देखो दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, तो और दोनों के नंबर का अनुपात दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि बड़ा नंबर जो है उसका बताओ, मान बताओ क्या होगा। तो देखो हमें पता है कि दो नंबर का गुना उसके एलसीएम और एचसीएफ, ये तो सबको पता होगा कि बराबर होता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे देखो ये नंबर का अनुपात दिया हुआ है, तो 1 और 4 दिया हुआ है, तो ये अनुपात है तो इसलिए हम x स्क्वायर करेंगे। क्यों हुआ, तो देखो अगर 1 4 को लिखें अनुपात में, तो अगर ये तो ओरिजिनल नंबर है नहीं तो इसको लिख सकते हैं x अनुपात 4x। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका 21 इंटू 84। तो देखो 4 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 21 इंटू 84, 4 से कटेगा 21 बार में, x बराबर आ जाएगा 21। तो देखो जब पूछ रहा है बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर तो ये 4x ही होगा, तो 4x कितना होगा, 21 गुने 4, तो हमारा आंसर आएगा 84। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहा है, 45,000 के साथ ए ने एक व्यापार शुरू किया, 6 महीने बाद 80,000 के साथ बी व्यापार में शामिल हो गया, और 1 साल के पश्चात सी में व्यापार में सी 1,20,000, यहाँ 12,000 लिखा हो, गलती से एक जीरो छूट गया है, तो 1,20,000 निवेश करता है, तो 2 साल में ए बी सी के बीच का लाभ का अनुपात में बांटा जाएगा। अनुपात किस बांटेंगे, मतलब प्रॉफिट किस रेशियो में रहेगा, यही पूछ रहा है आपका। तो देखो ये 3 लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, एक जो है वो हमारा 45,000, दूसरा 80,000 और तीसरा 1,20,000 रुपये लगाता है। समय अलग अलग है सबका, ये पूरे 2 साल तक लगाता है, शुरू से लेकर अंत तक। ये लगा रहा है तुम्हारा 6 महीने बाद, मतलब 1.5 साल, और ये 1 साल बाद, मतलब 1 से मल्टीप्लाई। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 या 90, इसको करेंगे तो तुम्हारा 2 से 4 कटेगा तो 1,20,000, और 1 से इससे तो 1,20,000 आ रहा। अब 1 2 3 4 कॉमन आ रहा, 4 जीरो सब में काट देते हैं भाई, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 3 से 4 बार में, तो अनुपात आएगा 3:4:4। ये मेरा रेशियो आंसर हो जाएगा मेरा। तो देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब क्या कह रहा है, सूर्य के उन्नय कोण 45 से 30 हो जाने पर टावर की छाया में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। इजी है, देखो एक कोई टावर है, ठीक है, उस पर सूर्य की रोशनी गिर रही है, ठीक है, सूर्य की रोशनी गिरने के कारण वो क्या हो रहा है, कोण में परिवर्तन हो रहा है, और कोण में परिवर्तन होने के कारण जो उसकी छाया है
वो 10 मीटर बढ़ जाती है। तो पहले 45 था, अब वो 30 डिग्री हो गया। तो जब 30 डिग्री हुआ तो कितनी का डिस्टेंस बढ़ गया? तो 10 मीटर का। यही क्वेश्चन बोला है। तो पूछ रहा है कि ये जो टावर है उसकी हाइट बताओ, वो जो टावर है उसकी हाइट बताओ। तो देखो ये इजी है, ये एच है और ये अगर ट्रायंगल देखते हैं तो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री तो 1045 क्या आता है? 1 होता है, तो 1 तो ये भी एच ही हो जाएगा। ठीक है, ये एच और ये 10, तो 1030 बराबर एच बाई 10 प्लस एच होगा। ये होगा 1/√3 बराबर एच बाई 10 प्लस एच। यहाँ से एच निकालोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ से अगर √3 गया और यहाँ से एच गया तो एच बराबर आ जाएगा 10/√3 माइनस 1। कैलकुलेट करके देख लेना। अब देखो आंसर तो इस फॉर्म में नहीं दिया तो हम लोग क्या रेशनलाइज कर देते हैं, √3 + 1 ऊपर और √3 + 1 नीचे। तो यहाँ हो जाएगा 10√3 + 1। a + b और a - b का फॉर्मूला हो रहा है a² - b² लिख देंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और इसका 1, तो ये हो जाएगा कितना 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 से कट गया 5। तो आंसर आ जाएगा 5√3 + 1। ये आंसर हो गया मेरा। चलो तो यहाँ इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 × √3 + 1। ये आंसर हो जाएगा ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एरिया ऑफ रोम्बस इज 256 स्क्वायर centimeter on its diagonal is twice one of its diagonal is twice the other in length than the length of its diagonal larger diagonal। पूछ रहा है, देखो ये एक रोम्बस है, ठीक है, ये इसकी डायगोनल है, ठीक है, थोड़ा सा हिल गया है पर ये डायगोनल ही है। देखो अगर आपको पता हो कि डायगोनल जो है रोम्बस का क्या करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है और किस तरह करता है, वो परपेंडिकुलर करता है, पहला चीज। दूसरा कि वो एक दूसरे को इक्वल रेशियो में बांटता है, मतलब मिड पॉइंट की तरह काम करता है। यहाँ पे वो मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ये तो हो गया। अब पूछना है लंबाई बोलो, रेशियो एरिया दिया हुआ, तो एरिया बराबर हमारा डायगोनल दिया हुआ तो क्या होता है d1 × d2/2। ये किसके बराबर 256 के बराबर दिया हुआ मेरा एरिया। तो d1 यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला d1 जो है किसी दूसरे का डबल है, यही बोल रहा एक डायगोनल दूसरे का डबल है। तो मान लेते d1 बराबर 2d2, तो यहाँ पे d1 की जगह रख देंगे तो 2d2 बराबर √2 = 256। 2 से 2 कैंसिल, d बराबर आ गया 16 मीटर, ठीक है, सॉरी 16 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा कि जो सबसे बड़ा है, सॉरी जो बड़ा है डायगोनल उसका लेंथ बताओ। तो ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा d1 बराबर 2 × 16 बराबर 32 मीटर सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा मेरा ए, ठीक है, समझे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि 30 cylindrical rod of radius 30 cm and length 40 cm is melted and made into a spherical balls of radius 1 cm. The number of spherical balls is, देखो एक रॉड था जिसको गलाकर क्या किया, छोटे छोटे स्पेयर के बॉल बनाए जा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि वो गलाने के बाद कितने छोटे छोटे बॉल बनेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा रॉड है, ठीक है, इसकी लेंथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इसको गलाकर एक स्पेयर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम तो सेम ही होगा, अब ये कितना स्पेयर होगा इस तरह करके ये पता लगाना है, ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखो इसका वॉल्यूम क्या होता है πr² × h। ये हमें नहीं पता है कितने नंबर से, तो हम लिख देते हैं n इंटू एक स्पेयर का रेडियस वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r डैश का होल क्यूब। क्योंकि यहाँ पे r अलग है इसके r से, ठीक है। तो देखो यहाँ से पाई तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे आर कितना है 30, तो स्क्वायर में तो 30 इंटू 30 लिखते हैं। एच कितना है 40, हाइट मतलब या लेंथ, एन इंटू 4/3। यहाँ पे रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 1 दिया हुआ, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1। अब कट कर देते हैं, ये 10 हो जाएगा, ये 3 इससे जाकर मल्टीप्लाई हो, 3 3 3 27, 1 2 3 बराबर है। इतने नंबर के स्पेरिकल बॉल बनेंगे 27,000, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा सी। समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस लास्ट क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा और आपको 2 क्वेश्चन खुद से बनाने हैं, ठीक है। कमेंट जरूर करना है कि आंसर क्या आया, ठीक है। तो देखो क्या यहाँ पे बोल रहा है कि एक डायग्राम दिया होगा, पाई चार्ट, शो द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंट्री ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। इन्हें बोले ग्राफ दिया हुआ है, एक गोल सर्किल में ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। ये इस तरह का कोई ग्राफ है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या क्या है ना कि सबको एंगल में बांट, देखो इसके अगर इस कोई सर्कल का पूरा डिग्री पूछा जाए कितना होता है तो 360 डिग्री का होता है भाई, ये तो सबको पता होगा। तो इसी को क्या किया, बांट दिया है हर डिग्री में। हॉकी कितना है, फिर फुटबॉल कितना है, क्रिकेट कितना है, बेसबॉल कितना है, टेनिस कितना है, गोल्फ कितना है, अदर्स कितना है। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग से देखो, यहाँ पूरा लिखने की यहाँ जरूरत नहीं, हमें क्वेश्चन पहले पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर इज 80,000 देन टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स। कहने का मतलब है कि हमारा यहाँ पे क्रिकेट और हॉकी का बात होता है। क्रिकेट यहाँ पे कितना है, क्रिकेट है यहाँ पे 81 डिग्री क्रिकेट, ठीक है। और यहाँ पे हॉकी है हमारा 63 डिग्री हॉकी, ठीक है। ये दोनों का मिलाकर बोल रहा है, क्रिकेट प्लस हॉकी मिलाकर बोल रहा है 80,000 खर्चा हुआ। क्रिकेट मतलब कंट्री इस पे खर्चा की 80,000 रुपये। तो पूछा कि पूरे स्पोर्ट्स पे कितना खर्चा की होगी, यही क्वेश्चन है। तो दोनों का डिग्री मिलाओ कितना हो जा रहा है, 3 और 1 4 और 8 और 3 8 और 3 11, ठीक है। सही है ना, 81 और 63, सॉरी 6 और सॉरी यहाँ गलत हो रहा, आप लोग 3 और 1 4 और 8 और 6 14, ये इतना डिग्री बराबर दिया हुआ 80,000। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 80,000 बाई 144 डिग्री। हमें पूरा निकालना है स्पोर्ट्स का, तो पूरा का डिग्री कितना होता है 360, मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से और इसको कैलकुलेट करो तो आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना आ रहा है, 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 चक 24, 6 से करेंगे तो 6 चक 36, फिर 6 से करेंगे तो 6 चक 24 और 6 से करेंगे तो ये 10, तो 4 से पूरा कट जाएगा 20,000 बार में, ठीक है। और इसको 10 से करेंगे तो मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मेरा 2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं पूरे कंट्री के स्पोर्ट्स पे, मतलब पूरे स्पोर्ट्स पे एक कंट्री खर्च कर दी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा सी, ठीक है। देखिए ये आपको ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, आप लोग खुद से भी करना, और मैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस लाऊंगा। और ये 2 क्वेश्चन है आप जरूर सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो वो भी जरूर डिस्कस करना मेरे साथ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अगले वीडियोस में मिलते हैं। अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो और मेरा ये 25 क्वेश्चन का सीरीज, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।